नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद पीएम की ये पहली यात्रा। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे, तो बड़ी सौगात किसानों को मिलने वाली है। हुगली में पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। कल से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सीएम योगी कल सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बड़ी सौगात देंगे। करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। तो वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी कल सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं कल झांसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर खुद योग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कल झांसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ₹1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम पहलुओं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में योग दिवस के कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तारिक इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। तारिक, कल मुख्यमंत्री का झांसी दौरा है, क्या कुछ जानकारी, क्या रूपरेखा सीएम के दौरे की? तारिक, आप तक आवाज आ रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारिक, आप तक आवाज आ रही है? आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे के आसपास झांसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे तथा किसान सम्मान निधि की किस्त वितरण कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे।
बिल्कुल तारिक, आप नजर बनाए रखिएगा। कल का दिन बेहद खास है झांसी वालों के लिए। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां शिवसेना के 6 बागी सांसद कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं सभी बागी सांसद। 21 जून को बागी सांसद बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है अभी। 21 जून को बागी सांसद बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में 21 जून के दिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अब 21 जून को क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है अभी। और एक बार लोकसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुनाते हैं, उसके बाद 21 जून को बागी सांसद भी बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। अब ये जानकारी है कि कल ही के सभी 6 बागी सांसद दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली में कई अहम मुलाकातें भी कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और 21 जून देश की राजनीति में बड़ा दिन साबित हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दिन साबित हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं अभी सभी बागी सांसद। मुलाकात के बाद 21 जून को बागी सांसद बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं अभी सभी बागी सांसद। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि 21 जून का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चिन्ह छोड़कर जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 21 जून को ही ये बागी सांसद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब सबकी नजरें लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी और इसके बाद इंतजार इस बात का कि 21 जून को आखिर क्या कुछ ऐलान इन बागी सांसदों की ओर से किया जाता है। आगे महाराष्ट्र की राजनीति की क्या दिशा होगी। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह, 21 जून बड़ा दिन साबित हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। बिल्कुल, शिवसेना का स्थापना दिवस की अगर बात करें तो स्थापना दिवस पर एक तरह जहाँ कार्यक्रम था, वही अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना के तमाम जो सांसद हैं जिन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, उसके बाद कल की संभावना, कल वो जो है बागी सांसद दिल्ली आ सकते हैं। अब देखना यह इस लोकसभा अध्यक्ष उन्हें क्या समय देते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर जून का महीना अगर करें शिवसेना के लिए फिर संकट बना है, क्योंकि पिछली बार भी जब 2022 में जब शिवसेना टूटी थी तो अभी जून का महीना था और यही कुछ तारीखें थी। एक बार फिर कह सकते हैं 2022 के जून के बाद एक बार पुनः 2022 जो 2026 अब यानी 4 साल के बाद एक बार फिर जो है शिवसेना के लिए जो है संकट उभरी है। देखना होगा क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के। और वहीं री-नीट पर एनटीए की तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा मजबूत करने के लिए एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। कल एनटीए देश भर में मॉक ड्रिल करेगा। मॉक ड्रिल में तैयारियों को परखा जाएगा। लगभग 2.5 लाख पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। लगभग 5000 परीक्षा केंद्रों को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया है, तो किसी तरह का कोई खलल ना पड़े सुरक्षा व्यवस्था में। पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हो जाए, इसके लिए पूरा प्लान ऑफ एक्शन तो तैयार किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मॉक ड्रिल के जरिए इन व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। लगभग 2.5 लाख पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे मॉक ड्रिल में। लगभग 5000 परीक्षा केंद्रों को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है और प्रशासन का, एनटीए का, शासन का, सबका एक ही मकसद है कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ पूरी हो जाए। सुरक्षा मजबूत करने के लिए अब एनटीए की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जहां देश भर में कल एनटीए परीक्षा की मॉक ड्रिल करेगा। मॉक ड्रिल में तैयारियों को परखा जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हैं और कैसे इन्हें और बेहतर किया जा सकता है, क्या खामियां हैं, तमाम चीजों को लेकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि कैसे इन व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है। बता दें कि 5000 परीक्षा केंद्रों को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सुरक्षा मजबूत करने के लिए एनटीए की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया। तो
तो 21 जून को देश भर में नीट का एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। एनटीए की बात करें, भारत सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें, सभी का फिलहाल एक ही उद्देश्य है कि जैसी खबरें पहले सामने आई, जो स्थिति पहले बनी, वो अब दोबारा ना उत्पन्न हो, और इसको लेकर हर एक बिंदु पर प्रशासन की पूरी नजर है। लगातार सरकार भी मॉनिटरिंग करती हुई दिखाई दी। कई बार मैराथन बैठकें हुई एनटीए के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ। केंद्र सरकार ने भी मंथन किया। खुद शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एनटीए की परीक्षा को लेकर कल मॉक ड्रिल होना है, यानी कल मॉक ड्रिल के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। स्नेह कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्नेह, परीक्षा से पहले अभ्यास होगा, मॉक ड्रिल होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए शनिवार को मॉक ड्रिल के माध्यम से 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों को करेगी। दोबारा परीक्षा को फुलप्रूफ, पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए 5,500 से अधिक केंद्रों पर अभ्यास किले में तब्दील कर देगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर प्रश्न पत्रों को पहुंचाने, आंसर सीट को सुरक्षित वापस लाने का जिम्मा 15,000 अर्धसैनिक बलों को मिला है। परीक्षा के पारदर्शी आयोजन में 1.5 लाख से अधिक कैमरे, 15,000 से अधिक जैमर लगाए गए हैं। एनटीए के महानिदेशक ने बताया कि 30 जून को तैयारियों के लिए शनिवार को मॉक ड्रिल होगी। सुबह 9 बजे से 8 बजे तक मॉक ड्रिल में परीक्षा का पूरा प्रोसेस दोहराया जाएगा। इसमें अर्ध पुलिस, अर्धसैनिक बल, जिला प्रशासन, ड्यूटी पर तैनात कर्मी शामिल होंगे। अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर पहले सीसीटीवी लगे हुए हैं और उनके एक्सेस एनटीए ने अपने जिम्मे ले लिया है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली में एनटीए के हेडक्वार्टर के अलावा कुछ जगहों पर होगी। क्लासरूम, परीक्षा के निगरानी, सुरक्षा कारण चलते विशेष टीम के पास होगी, जबकि परीक्षा के गेट और सड़क की सुरक्षा राज्य सरकार के अधीन जिला प्रशासन और पुलिस विभाग निगरानी करेगा। तो कुल मिलाकर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में परीक्षा होगी। अभी तक एनटीए परीक्षाओं के लिए एक स्तर का सुरक्षा घेरा होता था, लेकिन परीक्षा की लीक गड़बड़ी को देखते हुए जांच एजेंसियों का 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। बाहरी घेरा जिला मजिस्ट्रेट की टीम, दूसरा जो है राज्य स्तरीय पुलिस, तीसरा जो स्तर होगा वो परीक्षा के अंदर वो केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा तैनात रहेगी। इन सभी में बड़ी सरकारी को तैनात किया जाएगा। इनका मकसद होगा कोई भी ड्यूटी जो सुरक्षा कर्मी में है किसी से कोताही न बरते। तीनों स्तर की सुरक्षा को अलग अलग सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटर की जाएगी। सबकी जिम्मेदारी तय है, लेकिन गलती पाए जाने पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई होगी। तो कल यानी अपनी पूरी तैयारियों को परखने के लिए एनटीए एक मॉक ड्रिल करेगा। बिल्कुल स्नेह, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अब खबर कुशीनगर से, जहां सवारी बैठाने को लेकर मारपीट हो गई। नंबर प्लेट और सवारी के विवाद में बवाल हुआ। यात्रियों के साथ मारपीट और अभद्रता का भी गंभीर आरोप है। महिला सवारियों से बदसलूकी का आरोप है। घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठे। तमकुही राजनगर के हाईवे चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि यात्रियों के साथ मारपीट की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मामले का वीडियो भी सामने आया है। और अब खबर बहराइच से, जहां रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, बस भी क्षतिग्रस्त हुई है। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बहराइच थाना जरवल इलाके के लखनऊ हाईवे का ये पूरा मामला है। मौके से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाइक के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस को भी नुकसान पहुंचा है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इस दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। और वहीं राम मंदिर में कथित
गबन का मामला। आज 5वें दिन भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ हुई है। पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग निकले हैं। जमीन खरीद फरोख्त मामले पर भी दस्तावेज तलब किए गए। बैंक कर्मचारियों से आज एक बार फिर पूछताछ हुई है। बता दें कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और रामशंकर यादव टिन्नू से भी पूछताछ हुई। गोपाल राव से भी आज पूछताछ हुई है। तो पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। बैंक कर्मचारियों से आज एक बार फिर से पूछताछ हुई है और जांच का दायरा अब आगे और भी बढ़ सकता है। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों के चलते हुए इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां धोखाधड़ी के मामले में 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने का आरोप है। मामले में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने की पोल खुल गई। एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व आरटीसी प्रभारी राजेश कुमार यादव ने मुकदमा दर्ज कराया। धोखाधड़ी के मामले में 8 सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने नौकरी हासिल की है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। 8 सिपाहियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 320/26 आरटीसी प्रभारी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया है। इसमें 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपना प्रशिक्षण जनपद मिर्जापुर में किया था और अभी जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत है, इनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। इसके संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में अवैध और नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों ने एक परिवार की जान को खतरे में डाल दिया। एक निर्माणाधीन बेसमेंट के कारण बगल के मकान की नींव कमजोर हो गई और मकान गिरने की कगार पर पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जीडीए की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय शिकायत की गई थी, लेकिन तब अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग भी मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवकों पर हत्या करने का गंभीर आरोप है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 18 जून को रात्रि बादलपुर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि रॉयल सिटी ग्राम अछेजा छपरौला के निवासी जीवन यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, को गोली लगी है। तत्काल बादलपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा जाता है और घायल को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। यह मूल रूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। प्राथमिक जांच में इस घटना में विशाल कश्यप और विक्की का नाम आया है। विशाल कश्यप मृतक के पड़ोसी और इनके मित्र बताए जा रहे हैं। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी करते हुए आवश्यक। खबर जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पहुज नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोरों ने 3 युवकों के शव नदी से बरामद किए। पुलिस ने 3 के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक 18 जून 2026 को भिंड मध्य प्रदेश के कुछ युवक यहाँ 16-17 के करीब संख्या में पहुज नदी जो कि ग्राम गोपालपुरा में यहाँ बहती है, यहाँ पे नहाने के लिए आए थे। इसी में से 3 युवक नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। अन्य युवकों द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं बचा न सके। इसमें अन्य युवकों द्वारा थाना माधोगढ़ पे सूचना दी गई। थाना माधोगढ़ द्वारा मौके पहुँचकर स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। इसी बचाव के दौरान तीनों के शव बरामद हुए हैं।
और अब खबर रायबरेली से, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मार दी। मौके से सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घायल सराफा व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे जल्द से जल्द बदमाशों तक पहुंचा जा सके। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के राजवाना गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना दो समुदायों से जुड़ी होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल मामले को लेकर जाँच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला उनका कल थोड़ी सी आपसी रंजिश को लेकर गाड़ी के ऊपर कल थोड़ा विवाद हो गया था, जिसके चक्कर में हमारे गांव में कल से पुलिस भी पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ मेरा छोटा भाई आया हुआ था ऑफिस खोलने के लिए। उसके आने के बाद में 3-4 लड़के आए और यहाँ गोली चला के चले गए। 4-5 राउंड फायरिंग करी है, जिसमें एक उसके पेट में भी लगी एक गोली। कैसे हालात अभी सीरियस ही है, अभी कुछ पता नहीं है, लेके गए हैं बुलेट से। वहीं बदायूं में एसएसपी से शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत कर वापस लौट रहे लोगों पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार में भी तोड़फोड़ की गई। पीड़ितों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसएसपी से शिकायत करना पीड़ित को ही भारी पड़ गया। बदायूं का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया और जब मामले की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार प्रशासन के पास पहुंचा तो आरोप है कि प्रशासन ने उल्टा उन पर ही कार्रवाई कर दी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।